नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं महुआ खबर। और महुआ खबर के खास कार्यक्रम हॉट सीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में कोई भी परिचय देने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे उनके नाम से आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ। हमारे साथ जनसुराज की मजबूत आवाज़ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं हमारे साथ। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। सर, कैसे हैं आप? चुनाव के बाद, चुनाव बीतने के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगातार मेहनत करी है और लगातार अभी भी मेहनत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से आपने पूरे पार्टी को संजाया सवरा और आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? जी, तो आपको याद है कि पार्टी की संरचना 2 अक्टूबर 2024 को खड़ी की गई थी और अगले 1 साल में हम लोगों ने पार्टी के संगठन को जी आगे बढ़ाया, आगे जी बनाया। लेकिन चुनाव आते आते तक हम लोगों ने ये देखा जी कि हम जहाँ भी जाते थे, प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जाते थे, जी लोगों की भीड़ इस तादाद में होती थी कि वहाँ के लोग भी कहते थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में किसी नेता के लिए इतने लोगों को देखा नहीं है। जी लेकिन इतना होते हुए भी जब हमें अपेक्षा के अनुसार वोट नहीं मिले तो हमने बहुत लंबे समय तक आत्मविश्लेषण किया। लगभग 3-3.5 महीने जी हमने अपने पूरे राज्य में लोगों से बातचीत की, अपने यहाँ से लीडर्स को उनके पास बातचीत करने के लिए भेजा। प्रशांत जी ने वहाँ हर ज़िले से लोगों को बुलाया, फिर वो खुद भी हर ज़िले में गए बातचीत करने के लिए। तो इन सारे 3-3.5 महीने के विश्लेषण से जो चीज़ें पता चली कि हमारी हार के मुख्य कारण क्या थे, उसको अब हम एड्रेस करने में लगे हुए हैं 1 by 1। बहुत सारे कारण थे जो पार्टी के बाहर के थे और बहुत सारे कारण पार्टी के अंदरूनी थे, जिसको हम कहते हैं आंतरिक कारण और बाहरी कारण। तो बाहरी कारण जो थे उस पे तो हम चर्चा अभी क्या ही करें, लेकिन जो अंदरूनी कारण थे उस पर संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाना है, इस पर हम लोगों ने पिछले 6 महीने में काफ़ी काम किया है। पूरे जिलों में संगठन को नए तरीके से बनाया गया। फिर हमने संगठन में जिलों के नीचे प्रखंडों में अब हमने अपने संगठन को खड़ा कर लिया है। अगले 1 महीने में ग्राम पंचायतों तक हम अपने संगठन को आगे ले जाएंगे। यही प्रक्रिया आगे ग्राम पंचायतों तक भी चलेगी, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, वही क्योंकि आप सामने हो और आपसे तमाम चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप उसमें से हैं जो ले फाउंडेशन स्टोन आपने रखा है इस पार्टी की और आप लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज जी, एक बात समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि बाहरी और उसके बाद इंटरनल, ये दोनों चीज़ों पर आकलन हो रहा है। तो उस आकलन के बाद क्या लग रहा है, किस तरीके से चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है? क्योंकि ये तो तयशुदा है कि खामियां रही होंगी, इसलिए ये तमाम चीज़ें जो नतीजों में तब्दील हुई, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ओके, तो सबसे पहली बात, जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ये कि हमारा संगठन ग्राम पंचायतों और बूथ लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। जो स्ट्रेंथ बूथ पर किसी पार्टी को दिखाई देना चाहिए वो हमारे यहाँ बिल्कुल मिसिंग था। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरा, हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा बहुत देर से की। अगर हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा एक नई पार्टी होने के नाते 2-2.5 महीने पहले कर दी होती तो नतीजे आज बिल्कुल अलग होते। और उसी का एक बाई प्रोडक्ट कह लीजिए कि अगर हमने लास्ट मोमेंट में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जहां 5-6 लोग काम कर रहे थे एक साथ, तो एक को हमने चुना, बाकी जो लोग थे वो नाराज हो गए। तो उन नाराज लोगों को मनाने का हमारे पास समय नहीं था। अगर हमने 2-2.5 महीने पहले ये काम कर लिया होता, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ली होती, तो जो रूठे हुए लोग थे उनको भी मनाने का समय मिलता, उनका भी सहयोग मिलता। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। स्पेशली बांकीपुर को
जो उपचुनाव है बिल्कुल, उसको ध्यान में रखते हुए जी। हमने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि सबसे पहला ध्यान बूथ लेवल पे अपनी कमेटियों को बनाकर और हर बूथ पे ऐसे लोगों को लाया जाए जो अंतिम समय तक हमारे साथ रहें, बूथ मैनेजमेंट करने में हमारा योगदान दें। ऐसे लोगों पर हम ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं मनोज जी कि जब चीज़ें मजबूत होती हैं, ये तो तयशुदा है, ये देख भी रहे हैं हम लोग कि जब नतीजे लोगों के फेवर के आते हैं तो कई लोग जुड़ते जाते हैं। फिर वो कहावतें होती हैं कि मैं अकेला ही चला था, मंजिल जानिब लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो वो जीतने वाले के साथ होता है, लेकिन जो हारते हैं उनके लिए साफ तौर पे ये कहा जाता है कि मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफ़ान आएगा और चला जाएगा। इसलिए आप लोग बने हुए हैं। लेकिन उस दरमियान उदय जी का छोड़ना या उदय जी का वो डिसीज़न लेना पार्टी में बड़ा ही मतलब एक अलग ही मैसेज कन्वे हुआ, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सवाल कई सारे लोगों ने पूछा हम लोगों से कि अगर आप जब मुखातिब हो हमसे तो हम आपसे ज़रूर ये सवाल पूछें कि एक तरफ आप मजबूत चट्टान की तरह आप साथ खड़े हैं प्रशांत किशोर के, और दूसरी तरफ जो सबसे मजबूत पाया थे या सबसे मजबूत पिलर के तौर पे थे, उदय जी ने साफ तौर पे कह दिया कि अब मैं नहीं करूँगा। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इस बात में मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही थी कि उदय जी का आना हमारी पार्टी के लिए बोथ एक गर्व का विषय था और इससे हमारी पार्टी में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आई थी। अभी चुनाव के समय या उसके पहले लगभग 6 महीने तक वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जी। और लगातार वो हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण उनका अपना बिजनेस और पर्सनल इंटरेस्ट एक बैक बर्नर पर चला गया था। जी। चुनाव के बाद उन्होंने हम सब से, जो सीनियर लीडरशिप था, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उससे कहा था कि अब मुझे आप कुछ समय अपना काम करने के लिए दीजिए, और अभी उसको उन्होंने एक तरह से फॉर्मलाइज कर दिया है, ये कहते हुए कि मुझे लगा कि मैं अब तक 6 महीने में मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, लेकिन मुझे अभी और समय लगेगा, इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मुझे कुछ समय और दीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो जन स्वराज पार्टी को छोड़ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जी। कि मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ। जी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे कि मैं अपने पर्सनल और व्यावसायिक इंटरेस्ट को। लेकिन मनोज जी एक बात तयशुदा है ना कि पॉलिटिक्स अब फुल टाइम है। पॉलिटिक्स तो कहा जाता है कि फुल टाइम आपको कन्वे करना पड़ेगा, फुल टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा। आप फुल टाइम नहीं है तो फिर आप पॉलिटिशियन नहीं है। अब वो पॉलिटिक्स वैसा नहीं रह गया कि आप आए और थोड़े दिनों के लिए आप आते हैं, काम करते हैं, फिर वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चले जाते हैं। तो इसीलिए ये परसेप्शन बन रहा था कि उदय जी ने अगर ये बड़ा डिसीजन लिया, ये कह दिया उन्होंने कि मुझे ब्रेक दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेक कोई क्यों मांगता है, ब्रेक कब होता है, ये तमाम चीज़ तो आप बेहतर समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। हाँ, पर मैं आपके सारे वो शको शुभा को ख़त्म करना चाहता हूँ कि उदय जी पार्टी में हैं और वो पार्टी में ही रहेंगे। अभी वो थोड़ी देर के लिए अपने किसी पर्सनल इश्यूज के कारण एक ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आपने दी हम लोगों को। हम लोग ऐसे ही बिल्कुल प्रिस्क्राइब भी करेंगे इस चीज़ों को। एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि किंग होना और किंग मेकर होने में बड़ा फ़र्क है? बार बार ये पूरे देश में डिस्कशन हुआ कि प्रशांत किशोर जी के अगर किंग मेकर वाली शैली को अगर याद करें या किंग मेकर वाली तरीके से बातें कर लें तो बहुत सारे लोगों के लिए किंग मेकर रहे, लेकिन जब खुद किंग बनने की बात आई तो बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। अभी भी लगातार वो स्ट्रगलिंग फेज जारी है। तो ये फ़र्क आता है क्या? आपने इसमें दो बातों को मिक्स किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं उनको अलग अलग आपको बताने की। जी। जन स्वराज पार्टी बाकी अन्य पार्टियों की तुलना में एक अलग समुदाय है, एक अलग पार्टी है। उसका कभी भी ये ध्येय नहीं रहा है कि हम बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता में आए। सत्ता में आना हमारे लिए एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। जो टिपिकल पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज का मेकअप है
चाहे वो बनी हो, टूटी हो, बिखरी हो, नई बनी हो, अभी तक आपने केवल एक पॉलिटिकल मॉडल देखा है जी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो किसी न किसी तरह से सत्ता में आना चाहती है। अगर वो अकेले नहीं आ सकती तो वो गठबंधन करती है इस तरह से कि उसको सत्ता की पाई का एक हिस्सा मिल जाए। बेशक। और मुख्य एम सबका यही होता है। अब बिहार का बजट 3,20,000 करोड़ रुपए का है सालाना। बेशक। 3,20,000 करोड़ में कितने का काम हुआ है बिहार में हर साल, जरा इसको देख लीजिए। और कितना पैसा भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ गया है, इसको देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार का जो पैसा मिलता है उसकी खोज में हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता सत्ता हथियाना चाहता है। जनसुराज ने शुरू से अपना मोटो बनाकर रखा है कि हम बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। बिहार में जो बदलाव चाहिए, जिससे बिहार जो पिछले 40 सालों से देश में सबसे निचले स्तर पे है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे बीमारू राज्य है, उससे एक कदम भी तो आगे बढ़ता। चाहे वो 15 साल लालू जी का राज हो, चाहे 20 साल नीतीश बाबू का राज हो, कम से कम एक पायदान तो आगे बढ़ता। वो क्यों नहीं होता है? और ये हम रियल बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं और यही हमारा एम है कि हम यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, हम यहाँ सिस्टम को बदलने आए हैं, हम किसी और राजनीतिक दल की तरह नहीं काम कर रहे। और यही वो मुख्य अंतर है जिसको आपको भी, हमारे दर्शकों को भी, पूरे बिहार को और पूरे देश को समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। लेकिन मनोज जी एक बात बताइए, क्यों आखिर वजह क्या हो रही है? तो जी वजह क्या हो रही है कि आखिर जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, बिहार की आवाम है, बिहार की जनता जनार्दन है, बिहार के वोटर्स हैं, वो आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रहे हैं। जिस इशू को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा उठाया, सबसे ज़्यादा चर्चा में रखा, वो उलट उसके इशू हो गया। वो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा बिहार के इस वक्त के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बहुत अटैकिंग मोड में थे आप लोग, लेकिन उल्टा हो गया। वो पहले उप मुख्यमंत्री थे और आप लोगों के अटैक की वजह से, या जो भी कह लीजिए, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या रणनीति? क्योंकि देखिए एक बात तो तय मानते हैं आप कि रणनीति बनाना ही, क्योंकि अगर राजनीति करना है तो उसके पीछे रणनीति होनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग की हुई है कि हम इस तरीके से ऐसे करके और हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आपकी बात से कोई कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है? आपकी बात से कोई विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? बात बहुत सिंपल है। क्योंकि जो समाज पिछले 40 सालों से इस मोड में आ चुका है कि उसको लगता ही नहीं है कि इससे बदलाव होगा तो क्या होगा। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि बदलाव का मतलब क्या है। इसीलिए हम लोगों ने जो बात कही, करोड़ों लोगों से जो बात कही बिहार में, कि जो मुख्य चीज है वो है ये कि आपके जो युवा हैं वो आपके साथ नहीं रहते, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, वो बाहर जा रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये मोटी मोटी बातें हमने समझाने की कोशिश की। क्योंकि जो बदलाव समाज में आना चाहिए उसके लिए किसी को अलग तो जगाना पड़ेगा, किसी को समझ में तो आए। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, उसको हमने थोड़ा मोड़ दिया है और उसके वर्ड्स इस तरह से होंगे, सदियों की काई हटने में वक्त तो लगता है और लोगों को अपना मन समझने में वक्त तो लगता है। यही मेन मुद्दा है। पिछले 4 साल में बिहार की जनता ने जनसुराज को समझने की कोशिश की। प्रशांत जी ने जो कहा, लोगों ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ करने को तैयार थे। लेकिन अब अगर आप ध्यान दें, चुनाव आयोग ने भी आचार संहिता के खिलाफ चुनाव के अंतिम दिन तक अगर 1,70,00,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए उनके अकाउंट में,
तो कौन व्यक्ति है गांव में जिसको दिन में 100 रुपए का देखने का नसीब नहीं होता, उसके अकाउंट में अगर आप 10,000 रुपए डाल दें तो कौन सी चीज उनको है कि मना कर देगी कि हम जनसुराज के साथ रहें? फिर तो ये चीज कभी खत्म नहीं बात होगी। फिर तो ये चीज तो जो सरकार में होगा वो उसके पास तो ये सबसे बड़ा तंत्र है। फिर हाँ। आप मतलब कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि जब आप खुद ही ये बात मान रहे हैं कि बहुत सरकार आसान इतनी है, मजबूत है कि वो आप जब जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर बहुत आसान है। जी प्रजातंत्र में प्रजा राजा है और प्रजा को समझना होगा। जी 4 साल हमने काम किया, वो नहीं समझे, अब हम 5 साल और काम करेंगे बेशक। और उसी काम को करने में हम लगे हुए हैं। ठीक है। ये जब तक जनता नहीं समझेगी जी। तब तक जनसुराज इनइफेक्टिव रहेगा। और हम जनता को समझाने आए हैं, हम सत्ता लेने नहीं आए हैं। बेशक। इसलिए ही हमारा बांकीपुर को लेकर किस राजनीतिक तरीके की सफर तैयारी कर रहे हैं? अभी शुरू हुआ है जी, बेशक। और अंत नहीं होने वाला है इसका। बेशक। बांकीपुर को लेके क्या तैयारी है? क्योंकि बांकीपुर का चुनाव जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा हॉट सीट हो गया है वो, और वो भी तब और ज़्यादा जब वहाँ के माननीय विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो इसलिए और आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि इस बार बांकीपुर से आपके सर्वोपरि नेता प्रशांत किशोर जी फाइट करने वाले हैं, तो क्या तैयारी है, किस तरीके से है, और जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे, मैसेज कैसे कन्वे? जी, मैंने आपको अभी बताया कि पिछले चुनाव में हमसे क्या क्या कमियां रह गई थी हमारी, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम बांकीपुर में पूरी की पूरी तरह इस बात से शुरुआत कर रहे हैं कि हर बूथ पर, बांकीपुर विधानसभा में 422 बूथ हैं, हर बूथ पर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो प्रशिक्षित हैं, जो जनसुराज को समझते हैं और बूथ पर क्या काम करना है उसको समझते हैं, ऐसे लोगों को बिठाने में, उनको ढूंढकर, उनको प्रशिक्षित करके उनको वहां रखने में लगे हुए हैं। और दूसरी कमी जो मैंने आपको बताई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार समय से पहले, समय रहते, काफी समय रहते हमारा उम्मीदवार सामने आ जाए, जिससे लोगों की मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे चुनाव, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? एब्सोल्युटली, लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऑफिशियल घोषणा तब होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल निकल आए, तो हम उसकी घोषणा करने के लिए तैयार रहेंगे उस समय तक। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे कहावत है कि बूंद बूंद तालाब भरता है, क्या उसी तर्ज पर आप लोगों ने बांकीपुर को अपने लिए एक बैटल ग्राउंड बना रखा है कि बांकीपुर में हम इतना बेहतर परफॉर्मेंस करें कि लोग फिर से इस उम्मीद में हो जाएं कि नहीं, जनसुराज है जो कुछ कर सकता है? क्या इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत प्रमुख मुद्दा है जी, वो ये कि आज बिहार विधानसभा में विपक्ष लगभग नगण्य है जी। सरकार कोई भी मनमानी करे, कुछ भी करे, विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है जो सरकार की इन गलत नीतियों का ये करे, एनालिसिस करे, उसका विरोध करे। जनसुराज का एक व्यक्ति, एक विधायक अगर बिहार विधानसभा में पहुंच गया तो आप निश्चित मानिए सरकार की नीतियों की, जनता की आवाज बनकर वो विधानसभा में इस कदर उठाएगा कि फिर बिहार विधानसभा में विपक्ष की कमी आपको नहीं दिखाई देगी और प्रजातंत्र बिहार में एक बार पुनः जीवित हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एम है, बहुत बड़ा आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन तो है ही, तेजस्वी यादव ऑपोजिशन की टीम को लीड कर रहे हैं। तो आप बताइए ना, पिछले 6 महीने में आपने कितनी बार तेजस्वी यादव को या आरजेडी को किसी मुद्दे पर विपक्ष के तरह एक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए देखा है? जरा बताइए। उनसे ज्यादा तो हमने काम किया है विपक्ष विधानसभा में नहीं होते हुए, सड़कों पर राजनीति करते हुए। हमने नीट छात्रा के रेप और मर्डर का इशू उठाया, हमने टीआरई जो ये शिक्षक हैं उनका मुद्दा उठाया, यहाँ जो हत्या बलात्कार डेली बिहार में हो रहा है उसका मुद्दा उठाया, किसानों को जो उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, सही दाम नहीं मिल रहा है, उसका मुद्दा उठाया। हर चीज पर विपक्ष की भूमिका तो हम निभा रहे हैं।
आरजेडी और तेजस्वी यादव कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं? वो आधे समय तो विदेश में रहते हैं और आधे समय दिन में 2 बजे उठकर वो काम शुरू करते हैं। तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा बताइए? प्रशांत जी ने वनवास क्यों ले लिया, क्यों चले गए वो, मतलब शहर से दूर एक आश्रम में, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो क्यों करना है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। आई एम ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता की लालच में नहीं है और इसीलिए हम शुद्धता और ईमानदारी को राजनीति में वापस लाना चाहते हैं। शुद्धता और ईमानदारी को अगर राजनीति में वापस लाना है तो जो सबसे बड़े फेस हैं जन सुराज की पार्टी को, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण बनना पड़ेगा। तो आपको याद होगा एलसीटी घाट पे पिछले साल हमारा एक आश्रम बना था, वो एक तरह से देख ले एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला। तो अब प्रशांत जी ने ये डिसाइड किया कि हम जनता की लड़ाई जनता के बीच रहकर करेंगे और इसका सबसे अच्छा स्टेप यही लिया जा सकता है कि हम जनता के बीच एक आश्रम बनाएं, वहाँ मिनिमम सुविधा के साथ, जैसे हमारे बिहार में लगभग 80% जनता गांव में जिन कंडीशंस में रहती है उन कंडीशंस में खुद रहें और लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि हम आपके समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि हमने खुद भोगा है उसको। और ये एक उदाहरण सेट करेगा जो कि बिहार के लोगों को ही नहीं, बिहार के राजनीतिक नेताओं के पास भी एक संदेश भेजेगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब इसको आप भी समझ सकते होंगे कि इसको लोगों ने अलग अलग वे में लिया। लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर जी जिस उम्मीद के साथ, जिस हौसले के साथ आए थे और बहुत तैयारियों के साथ, उन तैयारियों को वो अमली जामा नहीं पहना पाए, तमाम चीज़ें उनके साथ से हाथ से फिसल गई। और सबसे बड़ा फ़र्क ये रहा किंग मेकर और किंग, जो मैंने आपसे पूछा भी, इसकी वजह से प्रशांत किशोर जी सबसे दूर होना चाहते हैं, सबसे दूर होकर अलग होना चाहते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, वो ढोंग और दिखावे की दुनिया से दूर होना चाहते हैं और सच्चाई और जनता की दुनिया में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए वो आश्रम में है। लेकिन फिर इससे बिहार का क्या लाभ होगा अगर वो इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि देखिए राजनीति करने आए हैं। मैं मनोज जी, मैं साफ तौर पे कहूँ कि राजनीति को भी लोग काले का कोठरी बोलते हैं कि अगर आप इसमें जाएंगे और बिना दाग लिए आप चले आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप राजनीति करने आए हैं तो राजनीति का एक बड़ा फलसफा है कि राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। तो फिर भला क्यों आखिर सबसे अलग होकर, सबसे चीज़ों को मंथन, चिंतन, बैठन, इससे क्या होना है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, राजनीति का मतलब है राज करने की नीति, और ये मैंने नहीं, ये तो अब सभी लोगों ने ये फलसफा बना रखा है। की नीति को आप राजनीति कहते हैं जी। अब आपसे मैं एक सवाल कहता हूं जी, बिल्कुल। यही अगर राजनीति का डेफिनेशन है जी, तो पिछले 70 सालों में क्या भारत में, बिहार तो है ही, भारत में राजनीति ने किसी तरह का स्टैंडर्ड दिखाया है, स्टैंडर्ड को बढ़ाया है? और बिहार की बात देखें तो पिछले 40 सालों में, पिछले 40 सालों में वो कौन सी चीज थी जिसने बिहार को कंटिन्यूअसली बीमारू स्टेट बनाकर रखा, सबसे निचले दर्जे पर रखा? क्या यही राजनीति है? बहुत लाजमी सी बात है। आपने मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। 40 सालों में बिहार की राजनीति की है, उनकी राजनीति को हम भी फॉलो करें? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो हमारे पास शासन अगर आ भी जाए तो फिर हम अगले 40 सालों तक बिहार को एक दर्जा भी ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। आपने वही बात, मेरी बात को ही खुद ही इंड्रोस कर लिया। आपने ही इस सवाल का जवाब आपने थोड़ी पहले ही मुझे दिया। आपने थोड़ी देर पहले मुझे इसी सवाल का जवाब दिया बदलना कि पड़ेगा हम किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं मनोज जी, आपने, मैं बस वही बता रहा हूं कि आपने मेरे सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया था थोड़ी देर पहले। आपने खुद ही कहा कि हम तो अलग तरीके की राजनीति करने आए और हम राजनीति करने नहीं आए, हम बल्कि बिहार को
एक अच्छा और सुचारू स्टेट बनाने आए हैं बहुत मजबूत तरीके से, और हम उसकी कोशिश में हैं। मैं इसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट आपको कहता हूं, आपकी पार्टी को कहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और चीज़ों को और बेहतर से बेहतरीन करने की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि बिहार बढ़ेगा तो बिहार तरक्की करेगा, और तरक्की करेगा तो बिहार वाकई पूरे देश में एक अलग मिसाल कायम करेगा। आपने वक्त दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं फिर से, और उनसे निवेदन करता हूं कि जनसुराज को समझें और उनकी बातों को जरा ध्यान से बिहार में जो गरीबी है, जो बदहाली है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मनोज भारती जी थे, जो जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस वक्त प्रशांत किशोर के सबसे खास हैं, और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उदय सिंह नहीं है तो बड़ी जिम्मेदारी खुद मनोज भारती निभा रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर के ज़रिए वो लोग एक बड़ा कारनामा करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे आने वाले दिनों में जनसुराज क्या क्या कर पाती है। देखते रहिए महुआ खबर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।